हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम घातांक एवं करड़ी है, इंडेक्स एंड सेल्स है जिसका नाम, आज हम उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, घातांक एवं करड़ी जो है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल हर बार जो है 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो चैप्टर हैं मैथमेटिक्स में कुल मिलाकर के 40 चैप्टर हैं, जबकि हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50। अब 40 चैप्टर से 50 क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। देखिए, हमको वही वही चैप्टर पढ़ने हैं। यदि हमको अच्छे से तैयारी करनी है तो 40 चैप्टर में से हमको केवल वही चैप्टर पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें क्या है कि इससे पहले हमने वर्गमूल और घनमूल का जो चैप्टर था हमने वो पढ़ा दिया, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 2 है जो हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी प्रकार से हम जो जो आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं हम उसको कवर अप करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो घातांक करड़ी है उसकी थ्योरी हमारी क्या है। तो देखिए क्या है घातांक। तो हमारा घातांक क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि यदि ए जो एक वास्तविक संख्या है को यम बार गुणा किया जाए जहाँ यम धनात्मक पूर्णांक है, तब ए गुणे एम बार। तो ए की घात एम, जहाँ ए को हम आधार कहते हैं, जैसे ए की घात एम है। अब इस ए को आधार कहते हैं, इस ए को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और एम को कहेंगे घातांक। एम को क्या कहेंगे, घातांक। तो वही हमारा क्या है, एम जो है घातांक है। तो यदि ए कोई वास्तविक संख्या है और उसको एम बार गुणा किया जाए जहाँ एम कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हम उसको ए गुणे ए एम बार लिख सकते हैं। तो ए की घात एम, इसको हम क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे। जैसे मान लो 2 हमारी कोई संख्या है, वास्तविक संख्या है, अगर हम इसको 2 बार कई बार गुणा करें, मालूम है 3 बार गुणा किया, तो अब हम इसको लिखेंगे 2 की घात 3। यहाँ पे जो घात 3 है ये हमारा क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। तो आई होप कि घातांक की जो डेफिनेशन है आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों देखिए, कुछ घातांक के नियम होते हैं जिनके आधार पर हम इस एक्सरसाइज में सवालों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, घातांक के क्या नियम होते हैं कि पहला नियम है कि यदि ए की घात एम, ए की घात एन, ए की घात आर और गुणे जो है कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक अगर ऐसे है तो हम क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आधार, देखिए ए क्या है, आधार है, एम क्या है, घात है। यदि आधार समान है और घात अलग अलग हैं तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं और आधार एक ही रहता है। जैसे कि ए की घात एम प्लस ए की घात एन, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए की घात एम प्लस एन लिखेंगे। तो वही यहाँ पे समझा रहा है कि यदि इस प्रकार से आधार मतलब सेम है और घातें अलग अलग हैं तो क्या होता है, आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ते हुए चले जाते हैं, और यहाँ पे गुणा का निशान होगा, तो हम ऐसा करते हैं ना। तो और देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो सेकंड फार्मूला है क्या है कि ए की घात यदि यम है और डिवाइडेशन बाई ए की घात एन, तो हम इसको लिखते हैं ए की घात एम माइनस एन। कहने का मतलब ये है कि यदि ए की घात यम है और भाग का चिन्ह है यहाँ पे, और फिर ए की घात एन है, यानी आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं, तो हम इसको ए की घात एम माइनस एन लिखते हैं। यानी अगर देखिए यहाँ पे घात भाग में है, यानी इन दोनों के बीच में भाग का अगर चिन्ह है तो क्या होता है, घातों को घटा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ भाग का चिन्ह है तो घातों को घटा देते हैं, और यदि इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है तो घातों को जोड़ देते हैं, आधार को एक ही बार लिखते हैं। तो आई होप ये दोनों फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के अगले फार्मूले की तरफ। ए की घात एम एन, ए की घात एम एन पी, यदि इस प्रकार से है तो हम इसको ए की घात एम और ब्रैकेट में एन, इसको क्या लिख सकते हैं, उसकी घात पी। यानी कि जैसे हमारा है ए की घात एम फिर एन फिर इसके बाद पी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की घात एम, फिर एन को लिख सकते हैं ब्रैकेट में, फिर इसके बाद पी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। तो अभी जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। ए की घात एम और पूरे की घात एन है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए की घात एम पूरे की घात एन।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए की घात m गुणे n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m गुणे n हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, घातों का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे और ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए की घात m गुणे n। तो बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। ए की घात यदि माइनस m लिखा गया है तो हम इसको 1/a की घात m लिख सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। यदि देखिए आधार जो है अलग अलग हैं, यानी बटे के रूप में है, और घात जो है 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम बराबर करके लिख सकते हैं a की घात m, यानी देखो इस वाली जो m घात है एक बार a के साथ लिखेंगे और एक बार b के साथ घात को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे इसने लिखा है। और देखिए यदि हम हर को चेंज कर दें, यहाँ पे देखिए a बाई b है, यदि हम इसी को b बाई m लिख दें तो क्या हो जाएगा, घात हमारी माइनस m हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि यदि हम अंश को हर कर दें, यहाँ पे क्या है, यदि हम अंश को हर कर दें और हर को अंश में ले जाएं, यानी तो a ऊपर था हर में था, अंश में था, और b हर में था। अब देखिए b अंश में चला गया, a हर में आ गया, तो अब घात क्या होगी, माइनस में हो गई। यदि ऐसा है तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम करड़ी है। तो देखिए करड़ी क्या होता है, यदि किसी संख्या का मूल, जिसको हम रूट कहते हैं, पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उस मूल को करड़ी कहते हैं। जैसे कि संख्या 5√32 में 5वें मूल को करड़ी 32 को करड़ीगत रूट से, ये जो करड़ी का चिन्ह है क्या है, करड़ी के चिन्ह से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कोई संख्या मान लो है 4, अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आएगा 2। अब कोई संख्या मान लो 3 है, अब इसका वर्गमूल क्या आएगा, निकलेगा ही नहीं। तो ये क्या चीज़ है, हमारा क्या कहलाएगा, ये करड़ी कहलाता है ना। करड़ी 3 को क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, करड़ी 3 पढ़ेंगे। यानी जिसका क्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हमारी क्या कहलाती है, करड़ी कहलाती है। अब देखो करड़ी कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे देखते हैं करड़ी कितने प्रकार की होती है। पहला हमारा है शुद्ध करड़ी, प्योर सर्ड। तो यदि किसी करड़ी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 हो, देखिए यदि किसी करड़ी वाली संख्या का जो परिमेय गुणनखंड हो 1 हो तो वह करड़ी शुद्ध करड़ी कहलाती है। जैसे हमारा √2 हुआ, 3√5 हुआ, 4√3 हुआ, 4√3 का मतलब चार करड़ी 3 हुआ, या फिर करड़ी 2 हुआ, 3 करड़ी 5 हुआ, तो इत्यादि का परिमेय गुणनखंड क्या है, 1 है। तो ये हमारी कौन सी करड़ी कहलाएगी, शुद्ध करड़ी कहलाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले भाग की तरफ। देखिए क्या है, मिश्र करड़ी, मिश्र करड़ी, मिक्स्ड सर्ड। तो यदि किसी करड़ी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 को छोड़कर कोई अन्य हो तो वह संख्या मिश्र करड़ी कहलाती है। जैसे कि 2√3, 5 करड़ी 7 इत्यादि। तो अब देखिए इसमें क्या था, शुद्ध करड़ी में जिसका परिमेय गुणनखंड क्या हो, 1 हो। अब मिश्र करड़ी में क्या है, शुद्ध करड़ी में परिमेय गुणनखंड क्या था, हमारा 1 था। अब मिश्र करड़ी में क्या है कि इसमें 1 के अतिरिक्त भी गुणनखंड हो, 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो तो हमारा मिश्र करड़ी कहलाएगा। तो अब देखिए सजातीय करड़ी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक करड़ी वाली संख्या जिनके करड़ी वाले गुणनखंड एक समान हो तो वे सभी करड़ी वाली संख्याएं सजातीय करड़ी कहलाती हैं। तो इसे √3, 5√3, 7√3 इत्यादि। तो हमारी कौन सी करड़ी कहलाएगी, सजातीय करड़ी कहलाएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, विजातीय करड़ी, वैसी करड़ी वाली संख्या जिनका परिमेय गुणनखंड असमान हो, ऐसी करड़ी वाली संख्या विजातीय करड़ी कहलाती है। जैसे कि 2√3, 5 करड़ी 3, 7 करड़ी 5, तो ये हमारी कौन सी है, विजातीय करड़ी है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे परिमेय गुणनखंड। क्या है हमारा, परिमेय गुणनखंड है, रोटेनाइजेशन फैक्टर है। जब 2 करड़ियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो प्रत्येक एक दूसरे का परिमेयकरण गुणनखंड होगा। जैसे 2√3 गुणे √3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 6 परिमेय संख्या, यानी परिमेयकरण गुणनखंड क्या होता है, जो हमारा करड़ी एक परिमेय से, जैसे यहाँ पे क्या देखो क्या लिखा है, जब 2 करड़ियों का गुणनफल, क्या लिखा है यहाँ पे कि जब 2 करड़ियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो प्रत्येक एक दूसरे का परिमेयकरण गुणनखंड होगा। जैसे यहाँ पे एक करड़ी है हमारी, एक ही है, एक ही है, अब इनका गुणनफल किया तो क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई, तो हमारा क्या हुआ, परिमेयकरण गुणनखंड कहलाएगा, यही चीज़ हमारा।
तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, हरों का परिमीयकरण करना। अब देखिए, हर का परिमीयकरण का अर्थ है हर को किसी परिमेय संख्या में परिवर्तित करना। किसी करड़ी वाली संख्या के हर को परिमेय संख्या में बदलने के लिए परिमीयकरण गुणनखंड से अंश व हर में गुणा करते हैं। जैसे 2√3 प्लस 1 के हर का परिमीयकरण करने के लिए अंश तथा हर में √3 - 1 की गुणा करेंगे। अब ये चीज़ आपको थ्योरी समझ में आई नहीं होगी, तो हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे अभी हमको इसका 2√3/√3 प्लस 1 का परिमीयकरण करना है। तो देखिए, हर में √3 प्लस 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, अब अपोजिट चिन्ह से, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब परिमीयकरण करेंगे तो माइनस चिन्ह लगा करके ऊपर नीचे √3 - 1 से गुणा करा देंगे। अभी यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते और ऊपर नीचे गुणा करा देते √3 प्लस 1 से, अगर यहाँ पे माइनस होता। इसके बाद क्या करते हैं, हर का हर से गुणा, अंश का अंश से गुणा। जब हर का हर से गुणा करते, अंश का अंश से गुणा करते, जब इनको सॉल्व करते तो हमारा ये चीज़ आता। फिर जब इनको सॉल्व करते तो 3 - √3 आता। यह एक परिमेय है, तो बाद में क्या आता है, एक परिमेय संख्या आ जाती ना। तो इस प्रकार से हम हर का परिमीयकरण करते हैं ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, क्या है, संयुग्मी करड़ी। अब देखिए, संयुग्मी करड़ी क्या होता है, ये भी बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो थ्योरी पढ़ते हैं, क्या है, दो द्विपद करड़ी जो केवल धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा अलग अलग होती है, उसको हम क्या, संयुग्मी करड़ी कहते हैं। जैसे a + √b की संयुग्मी करड़ी a - √b है। अब देखिए, संयुग्मी का मतलब क्या होगा, चिन्ह का बदलना। जैसे a + √b की संयुग्मी करड़ी क्या होगी, a - √b। अब यदि इसी का उल्टा हम पूछ लें कि a - √b की संयुग्मी करड़ी क्या होगी, तो चिन्ह बदल जाएगा, a + √b। तो संयुग्मी का मतलब चिन्ह का बदलना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस एक क्वेश्चन पूछ सकता था कि √a + √b की संयुग्मी करड़ी है, ऑप्शन में दे देता, 3-4 ऑप्शन दे देता, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाता है ना। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका बन गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य। अब महत्वपूर्ण तथ्य का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं ना। वे समीकरण जिनमें अज्ञात राशियाँ घातों के रूप में हो, उसको घातांकीय समीकरण कहते हैं। जैसे 3 की घात m + 3 की घात m + 1 = 50। वे समीकरण जिनमें अज्ञात राशियाँ घातों के रूप में हो, घातांकीय समीकरण, यानी कह रहा है कि इसमें जो राशियाँ हो घातों के रूप में हो, तो वो कौन सा समीकरण कहलाएगा, घातांकीय समीकरण कहलाएगा। तो ये चीज़ ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। 2.2 देखिए क्या है, यदि a की पावर x बराबर a की पावर m, यानी कहने का मतलब आधार यदि समान है तो घात भी आपस में बराबर होती हैं। यहाँ a की पावर m, b की पावर m, यदि घात समान है तो आधार आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे वही समझाया गया है। अब देखिए 2.3 क्या है, समान घात की करणियों का ही योग व अंतर किया जा सकता है। अब देखिए, जिसकी घात समान होगी उन करणियों का ही हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। उन करणियों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, जिनकी घात क्या होगी, समान होगी। 2.4 देखिए क्या है, यदि n1 छोटा है n2 से, n2 छोटा है n3 से और n3 छोटा है nk से हो, तो nk - 1 n4 - n3 बराबर n2 - n1 = c, ये होगा। अब देखिए, जैसे √nk - √1 ये छोटा है √nk - 1 -√nk - 2, तो √n4 - √n3। तो इस प्रकार से क्या होगा, यदि ये कंडीशन दी गई है तो ये कंडीशन आप बना सकते हैं। और देखिए, और अगर ये कंडीशन दी गई है तो ये कंडीशन बन जाएगी। जैसे उदाहरण को देखिए, यहाँ तो आपको समझ में नहीं आया होगा, पर उदाहरण जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, √11 - √10, √11 - √10, √8 - √7, √6 - √5 में सबसे बड़ी करड़ी √6 - √5 होगी। तो देखो, जो सबसे छोटी होगी करड़ी में, जो सबसे छोटी होगी वही क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी होगी, है ना, और जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी होगी, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, √6 - √5 जो था यहाँ पे, ये सबसे बड़ी करड़ी है, जबकि अगर हम सबसे छोटी करड़ी की बात करें तो √11 - √10 होगा, है ना।
तो आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है। तो देखते हैं इसमें बी ऑप्शन क्या दिया गया है। तो देखिए बी, यदि उपरोक्त संख्याएं व्यतिक्रम हो तो हर में कम अंकीय मान वाली संख्या छोटी जबकि अधिक अंकीय मान वाली संख्या बड़ी हो। यानी कहने का मतलब अगर यही चीज़ अगर बटे के रूप में लिखा होता √11 माइनस √10 तो क्या होता, कम अंकीय मान वाली संख्या छोटी हो जाती। तो मतलब जो जिसका जैसे यहाँ पे देखो इसका कम अंकीय मान √6 माइनस √5 है, यहाँ पे करड़ी 6 माइनस करड़ी 5 है, तो ये हमारी कौन सी सबसे बड़ी करड़ी कहलाएगी। जबकि अगर इसी को हम बटे के रूप में लिखेंगे तो ये सबसे छोटी करड़ी कहलाएगी। अगर हम इसी को बटे के रूप में √6 माइनस √5 लिख दें तो सबसे छोटी करड़ी हो जाएगी हमारी। वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अपने कुछ एग्ज़ाम्पल की तरफ, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्पल ही ज़्यादातर अरिहंत की जो बुक है हमारी, अरिहंत की बुक से ज़्यादातर एग्ज़ाम्पल ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अरिहंत की जो हमारी बुक है उससे ज़्यादातर क्या पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम्पल ही पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इसीलिए एग्ज़ाम्पल का देखना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो देखिए एग्ज़ाम्पल 1 क्या है हमारा, यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 3 की घात m-1 प्लस 3 की घात m+1 बराबर 810 हो तो m का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3 की घात m-1 है तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि a की घात m-n ये क्या होता है, a की घात m है ना, और क्या होता है बटे में a की घात n होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या अप्लाई किया गया है, 3 की घात m और इंटू 1/3, यानी कि देखिए 3 की घात 1 मिनट, अगर हम इसको अप्लाई करें थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 3 की घात m-1 तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 की घात m डिवाइडेशन यानी भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे 3 की घात 1। अब देखो 3 की घात 1 को अगर हम बटे के रूप में लिखेंगे तो 1/3 ही तो लिखेंगे, और मतलब यहाँ पे अगर क्या कहते हैं इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में चीज़ें आई होंगी। अब देखिए प्लस का चिन्ह लगाया यहाँ पे, फिर 3 की घात m, फिर अब देखिए यहाँ पे प्लस में था तो इंटू 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है, 3 की घात m कॉमन हो सकता है दोनों में से, तो 3 की घात m ने कॉमन कर लिया। इसके बाद देखिए अंक वाली संख्या को क्या कर लिया, लासा लेकर के हल किया तो 10/3 आया यहाँ पे। अब जब 10/3 आ गया तो हम 10/3 को उधर ले गए, 810 गुणे 3/10, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 की घात m, अब इसको जब हमने भाग दिया तो 81 गुणे 3 आया। अब देखिए 81 गुणे 3, इसको हम 81 को क्या किया हमने 3 के गुणनखंड के रूप में लिखा, तो हम इस बार इस तरीके से लिखा हमने। अब देखिए अब 3 के गुणनखंड के रूप में जब हमने लिख लिया तो फिर 3 की घात 5 लिखा है इसको। अब 3 की घात m होगा। अब देखिए यहाँ पे आधार और इसका आधार बराबर है तो घातांकों की हमने क्या कर ली, तुलना कर ली, तो m का मान क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया, m बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो आई होप ये जो सवाल था, ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आया। तो इसमें जो ऑप्शन बी है सही है। तो इस टाइप के देखिए न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स अरिहंत बुक के, वो सारे क्वेश्चन आप उदाहरण जितने भी दिए गए एक कापी में लिख लीजिए। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जितने भी एग्जाम्पल हैं आप लगाइए उनको, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए 2014 में पूछा गया है कि यदि x की पावर y बराबर y की पावर x हो तो x/y की पावर x/y का मान क्या होगा। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, 1 मिनट दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए x की पावर y बराबर y की पावर x हमारा दिया गया था। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y की पावर x या फिर x बराबर y हम लिख सकते हैं इस चीज़ को ना, मतलब इसको उधर कर दिया इसको इधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। दोनों ओर 1/y की घात लेने पर दोनों ओर 1/y की घात का हमने गुणा किया। तो देखिए अब जब इसमें 1/y की घात का गुणा किया तो x/y हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, x/y हो गया, y की पावर x/y हो गया बराबर x हो गया। तो y से y यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा y/y, तो y से y कटा तो x केवल बचेगा यहाँ पे, तो वही हमारा यहाँ पे हो गया। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो देखते हैं अब क्या करना है इस सवाल में। अब देखिए दोनों ओर x/y से भाग देने पर, अब दोनों ओर क्या करना है, x/y से भाग देना है।
अच्छा, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस रूप में बनाना है। अभी जो बता रहा था किस रूप में बनाना है, वाई बाई एक्स बटे वाई की पावर एक्स बटे वाई के रूप में बनाना है। अब इस रूप में बनाने के लिए हम इसको इसीलिए क्या कर रहे हैं, दोनों ओर एक्स बटे वाई से भाग देने पर। अब जो हमने अभी तक प्राप्त किया था वहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने प्राप्त किया था y की पावर x बटे वाई बराबर x, अब उसी में हमने क्या किया है, दोनों ओर x की पावर y से भाग दिया। अब जब भाग दिया तो क्या हो गया, देखिए आधार इसका घातांक समान हो गया, तो आधार क्या करेंगे, घातांक को एक बार लिखेंगे और आधार को बटे के रूप में लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x की पावर x बटे वाई हो गया यहाँ से। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका आधार बराबर है, तो घात क्या होगी, और बटे के रूप में, यानी कि इस रूप में a की पावर m बटे a की पावर n, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, यही तो होगा। तो यहाँ पे क्या किया है, m माइनस n किया है घात को एक बार लिख करके, तो वही चीज़ यहाँ पे इसने किया 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए y बटे एक्स को x बटे वाई जब इसने लिखा तो क्या हुआ, घात चेंज हो गई, घात क्या हुआ, x बटे वाई हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर x बटे वाई माइनस का 1 क्या हुआ, इसका आंसर आ गया। तो x बटे वाई हमको ज्ञात करना था, तो क्या आया, x की पावर x बटे वाई माइनस का 1 क्या हुआ, इसका सही उत्तर हो गया। तो जहाँ भी इसका आंसर दिया गया है वह इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए बी वाला सही है, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, युगपत समीकरण क्या दिया गया यहाँ पे, युगपत समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 1 2x माइनस वाई बराबर 4 का हल ज्ञात करना है। हल क्या होगा, x बराबर 1 होगा, y बराबर -1 होगा। तो युगपत समीकरण दिया गया है, उसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, इसमें दिया गया है क्या, 2 की घात x प्लस वाई बराबर 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, यानी x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, इसी प्रकार से 1 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 0 का वैल्यू एक की जगह पे क्या लिख दिया, 2 की पावर 0 लिख दिया। अब देखो जब 2 की पावर 0 लिख दिया तो इसका आधार बराबर हो गया, तो घातांक की तुलना कर ली तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 0 आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस वाई बराबर 4 को लिख देंगे, 2 की घात 2, है ना। अब क्या करेंगे, आधार इसका और इसका आधार बराबर हो गया, तो अब क्या करेंगे, घातांक की तुलना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। अब समीकरण 1 हमारा ये हो गया और समीकरण 2 हमारा ये हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हमने वही किया है आगे, x प्लस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ से देखिए y से y कट गया और x पर x 2x हो गया बराबर 1, अब बराबर 2, और x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। हल करेंगे जब, अब x का जब वैल्यू 1 आ गया तो समीकरण 1 में चाहे मान रख दो, चाहे समीकरण 2 में मान रख दो, y का वैल्यू याद कर लो। तो यहाँ से देखो 1 प्लस वाई बराबर 0, यानी समीकरण में 1 में हमने मान रखा x का, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो x बराबर 1 आया, y बराबर माइनस का 1 आया। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी कुछ क्वेश्चन आपके बच रहे हैं तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है यहाँ पे, हाँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक बार इसके पहले बोर्ड एग्ज़ाम में इसके पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो 1/√7 माइनस √5, 1/√5 माइनस √3, 1/√5 माइनस √7, 1/√11 माइनस √9 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अभी देखो आपको हमने बताया था कि यदि बटे के रूप में है तो वह संख्या सबसे छोटी होगी जो सबसे छोटी है। अगर बटे के रूप में है, व्युत्क्रम के रूप में है, वह संख्या सबसे छोटी होगी जो सबसे छोटी है। और यदि बटे के रूप में नहीं है, ऐसे मतलब सिंपल रूप में है, तो हमारी क्या हो जाएगी, वह संख्या सबसे छोटी होगी जो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी होगी वह सबसे बड़ी होगी। अभी हमने उसमें बताया था उसके पहले। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यही वाली तो है। तो हमारा उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे छोटी संख्या 1/√5 माइनस √3 होगी। तो उसके हिसाब से ये वाला आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, यदि 5 प्लस 2√3 7 प्लस 4√3 बटे में दिया है a प्लस b√3 बराबर करके, तो b का वैल्यू याद करना हमको। हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, पहले क्या करेंगे,
हर का परिमीकरण कराएंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए हर का परिमीकरण वाला क्वेश्चन आ गया। ये देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, देख सकते हैं यहाँ पे, रुको 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन दिया गया था हमारा ये, है ना। क्वेश्चन क्या दिया गया था हमारा, क्वेश्चन दिया गया था भैया कि 5 + 2√3 बटे 7 + 4√3 a + b√3। तो हमने क्या किया, पहले हर का परिमीकरण कराया। अब हर का परिमीकरण का मतलब हमने आपको बताया था कि यदि प्लस चिन्ह है तो चिन्ह माइनस में आ जाएगा, संख्या वही रहेगी, ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, फिर आपस में गुणा करेंगे, हर का हर से गुणा, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। फिर इसके बाद देखिए नीचे a² - b² का फार्मूला बन रहा था, तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ आगे, 11 - 6√3 और इनको क्या किया, आपस में घटाया तो 1 बचेगा यहाँ पे। 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो इसलिए a + b√3 हो गया। अब देखिए जो रूट वाली संख्या है हमने क्या किया, तुलना करा लिया आपस में ना। यहाँ पे देखो तुलना कराया तो क्या मिला हमको, देखिए a बराबर मिलेगा आपको 11 मिलेगा, और b बराबर क्या मिल जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, b बराबर -6 मिल जाएगा। b का वैल्यू पूछा था इसीलिए क्या हो जाएगा, -6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। b का मान तो पूछा था तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।